फ्रेंड्स, मैं रीना और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्लासेंटा प्रीविया पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो प्लासेंटा प्रीविया होती है वो हम कब कहेंगे, किस कंडीशन में कहेंगे, कितने टाइप की होती है, किस वजह से होती है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, उन सब के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिया है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको प्लासेंटा प्रीविया क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो उसका बेसिक चीज है वो हम पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्लासेंटा प्रीविया होती है उसमें किस तरह से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं या फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, तभी सेकंड वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है या ट्रीटमेंट होता है, उसका मेन जो गोल होता है या फिर कहें कि पर्पज होता है या फिर कहें कि उसका एम होता है, मतलब कि क्या उद्देश्य होता है उसको मैनेज करने का या फिर उसके ट्रीटमेंट करने का। तो प्लासेंटा प्रीविया के सिर्फ दो मेन उद्देश्य होते हैं उसके ट्रीटमेंट के। क्या होता है, पहला है कंट्रोल ब्लीडिंग। जो भी महिला है जिसको प्लासेंटा प्रीविया की दिक्कत है, तो उसमें सबसे जो बड़ा सिम्टम होता है, या हम ये कहें कि प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती ही होती है, वजाइनल ब्लीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हमारा पहला उद्देश्य होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, सेव द लाइफ ऑफ फीटस एंड मदर। अब यहाँ पे अगर किसी महिला को प्लासेंटा प्रीविया है तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ऐसा मैनेजमेंट करें, ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे जो महिला है और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उन दोनों की जान को हम बचा सकें। तो ये दो मुख्य उद्देश्य होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के ट्रीटमेंट के या फिर उसके मैनेजमेंट के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जो प्लासेंटा प्रीविया होता है उसमें हम दो तरह से मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। पहला क्या है, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या है, एक्यूट ट्रीटमेंट। अब जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है कि अगर किसी महिला की जो ब्लीडिंग है वो 37 वीक से पहले ही स्टार्ट हो गई, मान लीजिए कि 28 सप्ताह पे या फिर 30 सप्ताह पे ही स्टार्ट हो गई, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट करते हैं। उस दौरान कोशिश की जाती है कि जो गर्भावस्था है उसको कम से कम 37 वीक तक कंटिन्यू रखा जा सके, क्योंकि 37 वीक के बाद अगर हम महिला की डिलीवरी करवाते हैं अच्छी तरह से और फीटस भी ठीक ठाक है तो इसकी वजह से वो आगे सर्वाइव कर जाता है 37 वीक के बाद अगर डिलीवरी करवाते हैं। इसलिए उस गर्भावस्था को जो प्लासेंटा प्रीविया से संबंधित है उसको हम एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जो एक्टिव ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम जो महिला होती है उसका तुरंत सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, मतलब कि तुरंत ऑपरेशन करके जो बच्चा होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई महिला है उसको प्लासेंटा प्रीविया की दिक्कत हुई है और उस दौरान अगर इफ वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट्स आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उस महिला की जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की है, 28 सप्ताह की है, और उस दौरान उसको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमको क्या करना है, क्या मैनेजमेंट होगा। तो सबसे पहले बात क्या करनी है, हॉस्पिटलाइजेशन। अब महिला को अगर ब्लीडिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हॉस्पिटल आएगी। तो यहाँ पे चूंकि हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल या फिर पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और अगर कहीं आपको लिखने के लिए आ गया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको याद करना भी बहुत आसान होता है, तो आप इजिली इसको स्टेप बाय स्टेप याद भी कर सकते हैं। तो इसमें पहले क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है, महिला को भर्ती करना है। उसके बाद क्या करना है, महिला का हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में जैसे कि हमको ये पूछना है कि जो महिला है उसका LMP कब का है, कितने दिन की उसकी प्रेगनेंसी है, इसके पहले ऐसा तो उसके साथ नहीं हुआ है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, या फिर उसने अगर कोई जांच करवाई है, कोई स्कैनिंग करवाई है, तो सारी रिपोर्ट्स भी हमको हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान कलेक्ट करनी रहती है और सारी चीजें पूछनी रहती हैं। इसके बाद क्या करना है, वाइटल साइन। जो महिला होती है उसका हमको ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स, उसका टेम्परेचर एंड इडिमा वगैरह चेक करना रहता है। साथ ही उसके स्किन का कलर भी देखना रहता है कि उसके जो स्किन का कलर है वो कैसा है, मतलब कि कहीं पीले कलर की तो उसकी स्किन नहीं हो रही है या फिर ब्लूइश कलर की तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये अभी अलग बात को दर्शाती है, ऐसे संकेतों को दर्शाती है। जैसे अगर स्किन का कलर कैसा हो रहा है, पीले कलर का है, तो फिर वहाँ पे ये समझ में आता है कि हो सकता है कि जो महिला है वो क्या है, वो एनीमिक है, या फिर उसमें उसके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, हो सकता है कि उसमें पीलिया के लक्षण हो। ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर मान लीजिए कि स्किन का कलर ब्लूइश दिख रहा है तो इसका मतलब है कि महिला के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी रहती हैं किसमें, वाइटल साइन में। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट।
अब यहाँ पे हमको महिला का ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसमें क्या होगा, HB हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है, और साथ ही हम क्या करवाते हैं उसमें हीमेटोक्रिट की जांच करवाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड ग्रुप भी चेक करवाते हैं। ब्लड ग्रुप क्यों चेक करवाते हैं, क्योंकि हो सकता है, चूंकि महिला को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि उस दौरान जो महिला है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़े। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम आया, महिला के अंदर एनीमिया के लक्षण आए, तो फिर वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हम पहले से ही महिला का जो ब्लड ग्रुप है उसको जानने के लिए ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाएंगे, ये करवाना रहता है। नेक्स्ट क्या है, चेक ब्लीडिंग। अब वहां पे जो महिला होती है उसकी ब्लीडिंग भी हमको चेक करनी रहती है। किस तरह से चेक करेंगे, हम यहाँ पे पैड का प्रयोग करते हैं। अब अगर महिला घर से आई है तो ऑलरेडी उसने पैड लगा रखा होगा। अब जैसे वो हॉस्पिटल में आती है, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम उसका पैड चेंज कर देते हैं, ताकि ये जाना जा सके कि हमने जिस टाइम पे पैड लगाया उसके बाद कितनी देर तक ये पैड चल रहा है, या फिर कितना ब्लड को ये सॉक कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग देखी जाती है। नेक्स्ट क्या देखना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्यों लिखा है, वजाइनल एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिखा है, ये भी दिमाग में बात आनी चाहिए। तो वजाइनल एग्जामिनेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, महिला को वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। और जब किसी भी महिला की वजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है, और साथ में क्या है, प्लासेंटा प्रेविया भी है, तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, साथ में क्या है, प्लासेंटा प्रेविया भी है, तो उस दौरान जो है वजाइनल एग्जामिनेशन करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा। मे बी जो प्लासेंटा है उसको नुकसान हो सकता है, या फिर जो महिला है उसका जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो पानी की थैली वो फट सकती है, या फिर सेप्सिस की समस्या हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही रिस्की होता है, इसीलिए वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। क्यों करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो बच्चा होगा उसका प्रेजेंटेशन जानने के लिए, उसकी लाई जानने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। और अगर महिला ने पहले से यूएसजी करवा रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमको सारी चीजें पहले से ही पता चल जाएंगी, लेकिन फिर भी रिसेंटली हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट FSS, मतलब कि जो फीटल हार्ट साउंड होता है वो हमको देखना है कि जो ड्रॉपलर होता है उसके द्वारा हमको ये देखना है कि जो बच्चा है उसका हार्ट बीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी जो साउंड है हार्ट की वो हमको सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो ये चीजें मेजर करनी है। उसके बाद क्या है, IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, क्योंकि महिला को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो सकता है कि महिला शॉक में जा सकती है, और इसलिए जो उसके शरीर से फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना है। और IV फ्लूइड में हम क्या देते हैं, NS देते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। अब इतना सब करने के बाद फिर हम महिला की जो प्रेगनेंसी होती है उसको आगे रखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे फिर देखते हैं कि कैसी कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पे फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रेविया डिपेंड ऑन द, मतलब कि अब जो प्लासेंटा प्रेविया का ट्रीटमेंट है वो हम इन कंडीशंस के आधार पे करते हैं, इस पे वो निर्भर करती हैं। तो फर्स्ट क्या है, जनरल हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड हर अनबॉर्न बेबी, मतलब कि जो बच्चा है, जो गर्भ में महिला के बच्चा है, साथ ही जो महिला है, उन दोनों का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, इस आधार पे जो प्लासेंटा प्रेविया होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, लोकेशन ऑफ प्लासेंटा, जो प्लासेंटा है वो कहाँ पे है, उसकी क्या लोकेशन है, इस आधार पे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर जो प्लासेंटा है, अगर मान लीजिए कि जो प्लासेंटा है टाइप 4 में है, तो टाइप 4 में क्या होता है कि पूरी तरह से जो इंटरनल ऑस होता है उसको कवर कर लेती है, जो प्लासेंटा होती है वो पूरी तरह से कवर कर लेती है। अब उस दौरान अगर महिला को ब्लीडिंग स्टार्ट है तो फिर वहां पे क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो प्लासेंटा होती है उसकी पोजीशन के आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी पीरियड, मतलब कि जो महिला है उसका जो प्रेगनेंसी का समय है वो कैसा है, कितने दिन हुए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर 28 वीक की गर्भावस्था है या फिर 30 वीक की गर्भावस्था है, उस दौरान अगर महिला को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो कोशिश की जाती है कि उसको मैनेज करके उसकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। कब तक,
37 वीक तक। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर 37 वीक के बाद उसकी डिलीवरी करवा दी जाती है, क्योंकि 37 वीक तक जो बच्चा होता है काफी मेच्योर हो जाता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन है काफी हद तक मेच्योर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाती है। अगर 28 सप्ताह पे या फिर 30 सप्ताह पे डिलीवरी करवा दी जाएगी तो जो बच्चे के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, सबसे ज्यादा समय उन्हीं को मेच्योर होने में लगता है। अगर प्रीटर्म बेबी है तो सबसे ज्यादा जो बच्चा होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो इनमेच्योर होते हैं। तो 37 वीक तक लगभग वो मेच्योर हो जाते हैं, और कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं जिनको देके हम बच्चे के लंग्स को मेच्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस पे, प्रेगनेंसी के पीरियड पे। उसके बाद चौथा क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। अब यहाँ पे जो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है प्लासेंटा प्रीविया के दौरान, वो एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, जो जैसी भी है उस आधार पे आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट की। अब जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि महिला हमारे पास आई, उसको ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सारा मैनेजमेंट किया, जैसे कि पिछली क्लिप में हमने यहाँ पे देखा था कि महिला क्या है, ब्लीडिंग के साथ हमारे पास आई, 28 सप्ताह की उसकी गर्भावस्था थी, तो हमने ये सारा मैनेजमेंट किया। अब उस दौरान क्या है कि अगर जो महिला की ब्लीडिंग है वो मान लीजिए बंद हो गई, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट के दौरान कि जो महिला का जनरल हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, गुड। मतलब यहाँ पे लिखा है जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन इज गुड। अगर महिला का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, देयर इज नो सिम्टम ऑफ शॉक। अगर महिला के अंदर किसी भी तरह का शॉक का सिम्टम नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, उसका पल्स ठीक ठाक है, बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक है, उसकी ब्लीडिंग भी ठीक ठाक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे उसकी प्रेगनेंसी को। फिर क्या लिखा है, व्हेन एक्टिव ब्लीडिंग इज अपसेट। वही चीज मैंने अभी जो बताई कि जो एक्टिव ब्लीडिंग उसको हो रही थी, अगर वो बंद हो गई है, वो अपसेंट है, तो फिर अच्छी बात है, हम उसकी प्रेगनेंसी को आगे रखने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो महिला है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 37 वीक है, 37 सप्ताह से कम की है, तो फिर हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट देके उस प्रेगनेंसी को आगे ले जाना है, कंटिन्यू करना है। कब तक, जब तक उसका 37 वीक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। और साथ में ये सारी चीजें भी देखनी है। अगर मान लीजिए कि उसका जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू हो रही है, तो फिर वहां पे ये मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट या एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, जब महिला का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, साथ ही उसके अंदर शॉक के कोई सिम्टम नहीं होंगे, उसकी ब्लीडिंग भी बंद हो गई होगी, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है। नेक्स्ट क्या है, वुमेन नॉट इन लेबर। जो महिला है वो प्रसव में नहीं है, मतलब उसको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं हो रहा है, उसको लेबर पेन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, FSH इज प्रेजेंट एंड गुड। यहाँ पे जो बच्चा है उसकी जो फीटल हार्ट साउंड है वो कैसी है, प्रेजेंट है और अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, सोनोग्राफी शुड नॉट शो एनी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। यहाँ पे कह रहा है कि अब जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड हमने करवाया या महिला ने जो पहले से करवा रखा है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन नहीं, जैसे कि क्या होता है कि अगर एनेन्सेफेली की समस्या हो गई, जैसे कि जो बच्चा है उसका सर नहीं बना रहता है या फिर सामान्य से छोटा रहता है, या फिर अगर वहाँ पे हाइड्रोसेफेलस की समस्या हो गई, मतलब कि सर बहुत ही बड़ा होता है सामान्य की अपेक्षा, तो अगर ऐसा कंजेनिटल मालफॉर्मेशन नहीं है तो उस दौरान हमको एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट करना है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमको एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट देना रहता है, नहीं तो फिर जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो हम करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, डाइट ट्रीटमेंट की, कि जो महिला होती है अब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें बेड रेस्ट है। तो महिला को क्या बोला जाता है, प्रॉपर बेड रेस्ट की दिया जाता है, क्योंकि उसको क्या है, प्लासेंटा प्रीविया की समस्या है, ब्लीडिंग उसको हो रही है या फिर होने के रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए उसको प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। ये सब हम किस में देख रहे हैं, ये जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट होता है इसी का एक भाग है कि अब जैसे महिला हमारे पास आई और उसको क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हमने उसका हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसको बेड रेस्ट बोलेंगे। फिर क्या होता है, ब्लड टेस्ट। अब जब महिला आती है एक्सपेक्टेड जो ट्रीटमेंट होता है उस दौरान, तो क्या करते हैं हम 24 घंटे के लिए जो महिला होती है उसका हम हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं।
मतलब कि उसका भर्ती हो जाती है महिला हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए, और उस दौरान ये सारा मैनेजमेंट उसको दिया जाता है। पहला क्या है, बेड रेस्ट, फुली बेड रेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट। तो जो महिला होती है उसका हमको हीमोग्लोबिन करवाना रहता है। क्यों करवाना रहता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि जो महिला है उसके अंदर ब्लड कितना है, कहीं महिला एनीमिया की शिकार तो नहीं हो रही है, धीरे धीरे उसके अंदर खून की कमी तो नहीं हो रही है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन करवा लेंगे तो इससे क्या होगा कि हम पहले से वो व्यवस्था कर लेंगे, अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो फिर हम इजिली उसको दे पाएंगे। तो अगर हीमोग्लोबिन हम कराएंगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूरिन टेस्ट करवाना रहता है। तो यूरिन टेस्ट क्यों करवाएंगे, जो महिला होती है उसकी प्रोटीन यूरिया देखने के लिए कि जो उसका यूरिन है उसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू असेस जनरल कंडीशन। जो महिला होती है उसकी जनरल कंडीशन को हमको कंटिन्यू असेस करते रहना है, हर 4-4 घंटे पे हमको देखना रहता है कि महिला का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि हमने 24 घंटे के लिए क्या किया है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है, वाइटल साइन शुड बी असेस। यहाँ पे वाइटल साइन भी हमको असेस करने रहते हैं, देखना रहता है कि जो महिला का ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, महिला की पल्स कैसी है। जैसे ब्लड प्रेशर महिला का फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, कभी लो कभी हाई तो नहीं हो रहा है, एक लेवल पे है कि नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पे फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग भी देखनी रहती है कि ब्लीडिंग बंद हुई या फिर कंटिन्यू चल रही है, कितनी हो रही है, कितने पैड शॉक हो रहे हैं, मतलब कि सारी चीजें यहाँ पे हमको मेजर करनी रहती हैं। अब 24 घंटे तक महिला को ऑब्जर्व किया गया, उस दौरान अगर उसके हेल्थ स्टेटस में सुधार आ रहा है, वो ठीक हो रही है, ब्लीडिंग बंद हो रही है, उसके वाइटल्स भी स्टेबल हो रहे हैं, तो फिर महिला को घर भेज दिया जाता है कुछ इंस्ट्रक्शन देके। जैसे कि जो महिला के अटेंडेंस होते हैं, मतलब कि जो महिला के गार्जियन होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि अभी तो इनकी कंडीशन ठीक है, बेहतर है, आप इनको घर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, घर ले जाते समय या फिर घर पहुंच के कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, इनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो आपको तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके आना है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी, देरी होगी, तो इसकी वजह से जो महिला है या फिर बच्चा है, दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये बता देना है। अगर इन सब काम करने के बाद भी, ये सारा हमने मैनेजमेंट दिया, इसके बाद भी अगर महिला के अंदर सुधार नहीं होता है, तो फिर अगले 24 घंटे के लिए हम फिर से यही ट्रीटमेंट देते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखते हैं, और इसके बाद फिर आगे की कंडीशन देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो महिला है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितनी है, 37 वीक से कम है, 37 वीक से कम है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है, उसके थ्रू महिला की जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो 37 वीक की हो जाए। इसलिए कर रहे हैं कि अगर 37 वीक के पहले डिलीवरी करवा दी जाएगी तो जो बच्चा होगा वो इनमेच्योर होगा, मतलब कि उसके जो लंग्स होते हैं, उसके जो फेफड़े होते हैं, वो पूरे मेच्योर नहीं हुए रहते, और इस वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकते हैं, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसका जो लंग होगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी परिपक्व नहीं है, मजबूत नहीं है। इसीलिए प्रेगनेंसी को आगे रखने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चा थोड़ा और मेच्योर हो जाए, थोड़ा और मजबूत हो जाए। लेकिन अगर महिला की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी, तो फिर क्या करना है, वहाँ पे फिर सिजेरियन कर देना है, मतलब कि वहाँ पे फिर ऑपरेशन के द्वारा जो महिला होती है उसकी डिलीवरी करवा देनी है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में 2 सिचुएशन होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन में क्या है कि टाइप 1 या फिर टाइप 2 अगर प्लासेंटा प्रीविया है। अब टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्लासेंटा प्रीविया पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया है। तो अगर टाइप 1 या फिर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है, वो भी किधर है, एंटीरियर है, तो उसमें क्या करना है, उसमें मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, एआरएम का मतलब होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो पानी की थैली होगी उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना है, रप्चर करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप। यहाँ पे तुरंत जैसे ही हम एआरएम करते हैं उसके साथ ही जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इसको 2 भाग में हम देखते हैं, 2 तरह से देखते हैं। पहला, ऑक्सीटोसिन ड्रिप हमने स्टार्ट कर दी, अब हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीडिंग है अगर वो एब्सेंट हो रही है या फिर स्टॉप हो रही है, ब्लीडिंग महिला की बंद हो रही है, ये मैनेजमेंट करने के बाद अगर महिला की ब्लीडिंग बंद हो जा रही है तो फिर हम क्या करते हैं, वजाइनल डिलीवरी करवाते हैं।
नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं वजाइनल ट्रैक के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तब हम क्या करते हैं, सिजेरियन कर देते हैं, यहाँ पे सिजेरियन हो जाता है और इस तरह से फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है इसमें कंडीशन सेकंड में क्या है, कंडीशन सेकंड में ये देखा जाता है कि पहले इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है, पहले इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद अगर जो प्लासेंटा है वो टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड है या फिर टाइप फोर्थ है और क्या है, पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर है, ध्यान रखिएगा। पहले में क्या था कि अगर प्लासेंटा टाइप 1 टाइप सेकंड में एंटीरियर साइड है तो फिर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे, फिर ब्लीडिंग बंद हो गई तो फिर वजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे, CS कर देंगे। उसके बाद कंडीशन सेकंड में क्या है कि अगर प्लासेंटा प्रीविया सेकंड थर्ड या फोर्थ टाइप की है तो उस दौरान कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन कर देना है इमीडिएटली, मतलब तुरंत उसका ऑपरेशन कर देना है, चाहे गर्भावस्था कितने भी दिन की हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो महिला की जान चली जाएगी, इसलिए तुरंत हमको कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्टिव ट्रीटमेंट की। अब एक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एक्टिव ट्रीटमेंट में जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि एक्टिव ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब महिला की जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यू होती रहती है या फिर जो वजाइनल डिलीवरी है उसके होने के चांस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या होता है, सी सेक्शन कर दिया जाता है, सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है, ऑपरेशन की डिलीवरी करवा दी जाती है। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एक्टिव ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर महिला को प्लासेंटा प्रीविया है, उस दौरान उसको ब्लीडिंग हो रही है और 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं उसकी प्रेगनेंसी के, तो फिर क्या है, एक्टिव ट्रीटमेंट कर देना है, मतलब कि महिला का ऑपरेशन के थ्रू बच्चा डिलीवर करवा देना है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, अगर महिला की ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो उस दौरान भी हमको क्या करना है, एक्टिव ट्रीटमेंट देना है। फिर यहाँ पे जो वहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट था वो हमको फॉलो नहीं करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो महिला की जान के लिए खतरा हो जाएगा। तो कंटिन्यू ब्लीडिंग है तो फिर क्या करना है, एक्टिव ट्रीटमेंट करवा देना है, मतलब कि उसका सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवा देनी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द फीटस इज डेड, अगर बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस दौरान भी हमको क्या करना है, एक्टिव ट्रीटमेंट करवाना है, मतलब कि CS के थ्रू जो महिला है उसकी डिलीवरी करवा देनी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द वुमन इज लेबर, अब यहाँ पे जो महिला है अगर वो लेबर में है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है 37 वीक मान लीजिए कंप्लीट हो गई है, अब महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान भी हम एक्टिव ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो प्लासेंटा है उसकी पोजीशन भी देखी जाती है, इसका हम मैनेजमेंट आगे देखेंगे, उसमें बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द वुमन स्टार्ट, अब यहाँ पे अगर वुमन को स्टार्ट हो गया क्या चीज, सिम्टम ऑफ शॉक ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, यहाँ पे जो महिला है उसको ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं कि उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, शॉक के सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना है, तुरंत ही इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे की डिलीवरी करवा देनी है एक्टिव ट्रीटमेंट के तहत। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफ प्रेगनेंसी पीरियड लेस देन 34 वीक। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो गर्भवती महिला है, प्लासेंटा प्रीविया है उसको, और उसके जो गर्भावस्था है वो 34 सप्ताह से कम है, तो उस दौरान हमको क्या करना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है। इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो जल्दी से मेच्योर हो जाएगा, उसके जो लंग्स है वो जल्दी से मेच्योर हो जाएंगे, और इस वजह से जब हम डिलीवरी करवाएंगे तो वो जो बच्चा है वो क्या होगा, वो खुद को सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की इसकी बात करते हैं तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो सेम जैसे एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है इसी तरह से किया जाता है। तो इस तरह से जो प्लासेंटा प्रीविया होती है उसका मैनेजमेंट किया जाता है, दो तरह से करते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड करते हैं और एक एक्टिव करते हैं। एक्सपेक्टेड में कंडीशन क्या क्या है हमने बता दी, और एक्टिव में क्या क्या कंडीशन होती है वो भी हमने बता दी। उसके बाद जो इसका मैनेजमेंट होता है वो सेम ही होता है, जो ये सिचुएशन के आधार पर रहता है, वो चाहे एक्सपेक्टेड हो चाहे एक्टिव हो, दोनों में सेम ही रहता है। बस इतना ध्यान दीजिए कि जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट होता है उसमें हम प्रेगनेंसी को 37 वीक तक कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अगर मैनेजमेंट के अनुसार हमारा जो प्रयास है वो सक्सेस रहा तब तो हम आगे तक उसको ले जाते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो फिर वहां पे सिजेरियन कर दिया जाता है। और सेम यही चीज देखी जाती है किसमें, जो
एक्टिव मैनेजमेंट होता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में जैसे कि कंडीशन ही ऐसी रखी जाती है, ऐसी कंडीशन ही होती है कि जहाँ पे तुरंत सीएस की या फिर डिलीवरी की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर किसी भी महिला को मान लीजिए कि ब्लीडिंग हो रही है, तो अब जब ब्लीडिंग हो रही है तो फिर वजाइनल ट्रैक्ट से हम डिलीवरी करवाएंगे नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सीएस ही होगा। इसी तरह से अगर महिला का जो बच्चा है वो डेथ कर गया है, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई, तो उस दौरान भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं, सीएस करवा देते हैं। और यहाँ पे व्हेन ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो भी हम सीएससी करवाते हैं, फिर वजाइनल ट्रैक्ट से डिलीवरी नहीं होती। तो जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जो प्लासेंटा प्रीविया होती है उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। और अगर आपको कहीं पे इसका लिखने के लिए आंसर आया, कहीं पे क्वेश्चन ऐसा आ गया मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लासेंटा प्रीविया। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।